हेलो, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द फ्यूचर कोचिंग में। और हम आज फिर से अपने एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर आपके साथ जुड़ गए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, अब हमने लास्ट क्लास जो की थी, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारा हिंदी का सिलेबस क्या होता है, हमें उसमें क्या क्या पढ़ना होता है और वर्णमाला। हमने वर्णमाला को उसमें डिस्कस किया था, वर्णमाला को हमने उसमें पढ़ा था। आज के ट्यूटोरियल में, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वर्णमाला हमारे कितने प्रकार की होती है, यानी कि वर्णमाला में जो वर्णों का समूह है, जो व्यवस्थित वर्णों का समूह है, उसको हमने किस तरह से विभाजित किया है। यानी कि बेसिकली आज का हमारा टॉपिक होगा स्वर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो वर्ण होते हैं वो दो भाग में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, वर्णों का टाइप्स जो हो गया, दैट इज द स्वर। ठीक है, अगर हम एक बेसिक सी बात करें तो जो हमारे वर्ण हैं, वर्णों को हमने विभाजित किया है। ठीक है, कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक होते हैं हमारे स्वर और एक होते हैं व्यंजन। अगर एक सीधी सी बात कही जाए कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, तो स्वर वो है जिन्हें उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लगती, अन्य वर्ण की सहायता नहीं लगती है, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं कि स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, बोले जाने वाले या लिखे जाने वाले वर्ण, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है? ये स्वर हो गए, ये व्यंजन हो गए। दोनों ही टॉपिक अपने आप में काफी ब्रॉड है, तो इसीलिए हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्वर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वर। चलिए स्टार्ट करते हैं स्वर। तो स्वर, सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। स्वर की परिभाषा क्या कहती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि इनका अगर उच्चारण भी होगा तो वो स्वर की सहायता से ही होगा, राइट। या ना तो अकेले होगा या फिर होगा किसकी सहायता से होगा? स्वर की सहायता से होगा। जैसा हमने लिखा आ, तो हम इसे क्या कहेंगे? आ प्लस आ कहेंगे, तो हमारा मिलके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, राइट। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, और अगर मदद भी चाहिए, सहायता भी चाहिए, तो किसकी सहायता होगी? स्वर की ही सहायता से क्या होंगे? ये बोले जाते हो। ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है जी, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। सॉरी, मैंने वर्ण बोला। ऐसे वर्णों को हमने क्या कहा? स्वर कहा। इतनी चीज क्लियर है? अब अगर हम आगे बात करेंगे, हमने लिखा है अ ई उ आ, यानी कि हमारे जो स्वरों की संख्या होती है ना, ये तो मैंने 3 लिखे हैं क्योंकि मूल स्वर में आ जाते हैं। ठीक, वरना जो सहायता भी लगेगी तो किसकी लगेगी? स्वरों की ही लगेगी, इसमें कोई व्यंजन इंक्लूड नहीं होगा। तो कुल स्वर कितने होते हैं हमारे? हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था,
कुल स्वर होते हैं हमारे 11। कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने बताया था। कुल स्वर होते हैं 11। आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। ठीक है जी, ये हमारे कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक, अब इसमें से कुछ मूल स्वर कहलाएंगे, जैसे हमारा अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री। ये चार हमारे कैसे हो जाते हैं, मूल स्वर हो जाते हैं। बाकी क्योंकि एक दूसरे स्वरों से मिलकर बने हुए होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है हमारा संयुक्त स्वर। ठीक है, क्योंकि ये हमारे दो स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वरों के प्रकार की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्वरों के प्रकार। अब कॉमन सी बात है, या तो हम भाई उच्चारण के आधार पर करेंगे कि हमने किस तरह से उनको उच्चारित किया, या हम कहेंगे कि हमारी जो जीवा की स्थिति है, जीव की स्थिति है, उसके आधार पर कहेंगे, या हम कहेंगे कि भाई जैसे मैंने इनको कह दिया कि ये मूल स्वर हो गए और बाकी के ये हमारे कैसे हैं, स्वरों की सहायता से बने हुए स्वर हैं। तो किस तरह से वो बने हैं, है ना, तो वो सारा ही डिवीजन हम किस में करते हैं, इसी स्वरों के प्रकार में करते हैं, स्वरों के वर्गीकरण में करते हैं। तो जो स्वरों का जो वर्गीकरण है, यहाँ पर अगर मैं वर्गीकरण लिखूंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। स्वरों का वर्गीकरण अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण हमारा कितने तरह से हो जाता है कि सबसे पहला जो टॉपिक आता है, ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पे होता है। पहला वर्गीकरण होता है स्वरों का कि हमारा मात्रा के आधार पर। पहला किसके आधार पर होता है, मात्रा के आधार पर। हम पहले नोट कर लेंगे, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है जी, दूसरा वर्गीकरण होता है हमारा उच्चारण के आधार पर। जीवा के उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, और तीसरा जो हमारा आ जाता है, तीसरा हमारा आता है ठीक है, ये हो गए दो। तीसरा आता है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये हमारा तीन तरह से स्वरों का वर्गीकरण हो जाता है। पहला होता है मात्रा के आधार पर, दूसरा होता है जीवा के उच्चारण के आधार पर, और तीसरा होता है मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब आप सोचेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण इतने तरह से क्यों है, और भी तरह से हो सकता है ना। दरअसल एनसीईआरटी के बेस पे तीन प्रकार का ही होता है, और हमें जो सिलेबस पढ़ना होता है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो उससे अगर कॉमन सी बात है, आप उसमें ये सोचेंगे कि अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा उसमें क्या होगा, उसमें आपका ये लॉस आ जाता है कि इनकेस अगर आप चाहें कि किसी क्वेश्चन या आंसर के लिए करना कि भाई ये हमारा सही है, आयोग से कहना चाहें, तो वो आप बिना एनसीईआरटी के नहीं कह सकते हैं। अगर एनसीईआरटी में वो चीज सही होगी तभी आयोग मानता है, वरना तो नहीं मानता है। इसलिए हमें जो सिलेबस पढ़ना होता है वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग स्वरों का वर्गीकरण कितने तरह से होता है, तीन तरीके से होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक को, दैट इज द मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलते हैं आगे, इसको नोट करते रहेंगे मेरे साथ। पहला आता है
चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है 3 प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है मूल स्वर, जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लूत स्वर। मूल स्वर हमारे होते हैं 4, दीर्घ स्वर होते हैं 7 और प्लूत स्वर होते हैं संस्कृत में जो प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये मात्रा के आधार पर होता है कि हमने आ को बोला तो उसको थोड़ा सा लंबा खींच के बोला, दैट इज द प्लूत स्वर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मूल स्वर की, मूल स्वर हमारे वो हो गए जिसमें किसी भी प्रकार की सहायता ना ली गई हो। दीर्घ स्वर हो गए जो मूल स्वर की सहायता से मिलकर बने हो, और प्लूत स्वर आपका है ही सिंगल बेसिस पे। ठीक है, तो बात करते हैं मूल स्वर की। मूल स्वर में क्या हुआ? मूल स्वर में कौन से आ जाते हैं? अ, ई, उ और री। ठीक है, ये 4 हमारे कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं। ठीक, दूसरा इनका डिवीजन होता है इनके बोलने के आधार पर। जो मूल स्वर को होता है बोलने में सबसे कम समय लगता है, बोलने में सबसे कम समय लगता है। नेक्स्ट हमारा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होंगे? अब इन 4 को छोड़ दीजिए, बाकी के जो बचे हुए 7 हैं वो हमारे क्या आ जाते हैं? दीर्घ स्वर आ जाते हैं। जैसे हमारा आ जाता है आ, ई, उ, ओ, औ और ए और ऐ। ठीक है, ए और ऐ, ये हमारे 7 हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। इन दीर्घ स्वरों को बोलने में मूल स्वर से अधिक समय लगता है, मूल स्वर से अधिक समय लगता है। इतनी चीज क्लियर है? मूल स्वर हमारे कितने हुए? 4, दीर्घ स्वर हमारे कितने हुए? 7। मूल स्वर कौन कौन से? आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, ओ, औ, ए, ऐ। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। बोलने में सबसे कम समय लगता है मूल स्वर को, बोलने में मूल स्वर से ज्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर को, और बोलने में ही दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है प्लूत स्वर को। दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, यानी कि सबसे ज्यादा, तीनों में सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? प्लूत स्वर को लगता है। समय लगता है किसको? प्लूत स्वर को। इसको हम एक मात्रा से डिनोट करते हैं, और वो मात्रा होती है ये। ठीक है, ये इसका दर्शन चिन्ह होता है। अगर मानो मैंने राम लिखा तो मैं इस आ को अगर आगे बढ़ाना चाहूंगी तो इसे इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। अब ये राम हो गया। तो ये अधिकतर जो इस्तेमाल किया जाता है नाटक, कहानी, किस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं कि ये हमारी क्या हो गई? ये मात्रा के आधार पर हमारा क्या हुआ है? वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चिन्ह आ जाते हैं कि जैसे इसका ये चिन्ह आ गया। ठीक है, अब इसमें भी चिन्ह आ जाते हैं। इसका चिन्ह कैसा आ गया? जैसे हमने ये आ कहा, इनको हम दर्शन चिन्ह कहते हैं। ये आ हो गया, अ है। ठीक है, इसके लिए ई हो गया, छोटी ई हो गया। इसके लिए ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, है ना। इसके लिए ये री हो गया। समझ आ गई बात? अब इसमें आ जाता है तो ये अ के साथ आ, बड़ी ई, आपका बड़ा ऊ, और फिर हमारा आ जाता है क्या? ओ, और फिर हमारा आ जाता है बड़ा ओ। एक आ जाता है आपका ए, और एक आ जाता है आपका ए। ठीक है, तो ये इनके क्या हो जाते हैं? इनके दर्शन चिन्ह हो जाते हैं कि किस चिन्हों से हम इनको क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अब इसका दर्शन चिन्ह क्या आ जाता है? इसका दर्शन चिन्ह आता है ये। इसको हम क्या कहते हैं? मात्रा ही कहते हैं, लेकिन इसे चिन्ह के साथ हम डिनोट करते हैं। कितनी चीज क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?
ठीक है, इसको साथ साथ नोट करते चलेंगे या एक बार पॉज देके वीडियो को यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, एक हमारा मात्रा के आधार पर, दूसरा टॉपिक हमारा आता है जीवा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार का मूल स्वर, दीर्घ स्वर। अब टोटल मात्रा के आधार पर कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? जीवा के उच्चारण के आधार पर। इसको हम अब रफ कर देते हैं। चलिए, जीवा के उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीवा के उच्चारण के आधार पर भी हमारा स्वरों का वर्गीकरण किया गया 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में इसका हमने वर्गीकृत इसको किया। पहले होते हैं अग्र स्वर, दूसरे होते हैं मध्य स्वर और तीसरे होते हैं पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर का क्या मतलब हुआ कि जो हमारी जीवा के अग्र भाग से, अगले भाग से बोले जाए, अग्र भाग से बोले जाए। ऐसे बोले जाने वाले कौन से शब्द होते हैं? बोले जाए। ऐसे बोले जाने वाले हमारे पास 4 शब्द होते हैं, ई, बड़ी ई, ए और आई। ठीक है, ई, ए, आई। ठीक है, ये इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। जीवा के अग्र भाग से बोले जाएंगे। मध्य स्वर होते हैं एक, वो होता है अ, यानी कि अगर हम उच्चारित करेंगे तो हमारी जीभ का बीच वाला हिस्सा क्या होगा? इसमें उठेगा। ठीक है, तो ये जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, अ, मध्य भाग से बोले जाते हैं। तो ये केवल कितने होते हैं? एक ही होता है, और वो कौन सा होता है? आपका अ होता है, पश्च स्वर। अब जैसा कि अब ये तो आपको समझ ही आ गया होगा कि जीभ के पीछे वाले भाग से, पिछले भाग से या पीछे वाले भाग से उच्चारित किए जाते हैं या फिर बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर हमारे कितने? 5। ठीक है, अग्र स्वर 4, मध्य स्वर 1 और पश्च स्वर 5। अब ये जब आप इनको जोड़ेंगे तो जीवा के उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत हुए तो हमारे पास हो जाते हैं स्वर कितने? 10। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे जो री होता है इसको हम जीवा के उच्चारण के आधार पर इसको वर्गीकृत नहीं करते हैं। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे?
तो री को हम इसमें काउंट इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें री की तो ये र का साउंड देता है, लेकिन ये एक स्वर है और ये एक व्यंजन है। जब हम इसको, जो आपका हमारे पास ये एक क्या होती है, लाइन होती है, हम इसे लाइन के ऊपर चलाते हैं या फिर हम किसी शब्द के नीचे लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा र का साउंड आता है। लेकिन जब भी हम किसी भी शब्द के नीचे इस तरह से र बनाते हैं तो ये री का साउंड आता है। ट्रक, है ना, जैसे हमने ट्रक बोला या हमने क्या बोला, रूप बोला, तो ये र है, ठीक है, उप हो गया रूप। या हमने कहा प्रकार, तो ये रा हो गया, ये री नहीं हुआ, ये क्या हो गया, रा हो गया। लेकिन जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो ये रा का साउंड देता है। ये बात हुई किसकी, री और रा की। एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है, ठीक है। री को हम जीवा के आधार पर इसलिए भी नहीं रखते हैं क्योंकि री को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा में थोड़ा सा कंपन आता है। बाकी हम सारे स्वरों को बोलेंगे तो उसमें कंपन नहीं आएगा, जीव हमारी किसी एक भाग पे स्टेबल रहेगी। इसीलिए हम जीवा के आधार पर री को क्या रखते हैं, बाहर रखते हैं। और इसलिए काउंट भी हमारा क्या बताया जाता है, जीवा के आधार पर स्वरों का 10 होते हैं। उन 10 का डिवीजन अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर से है। अग्र स्वर 4, मध्य स्वर 1 और पश्च स्वर 5। री को इससे बाहर रखते हैं। क्यों रखते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। कौन से भाग से बोले जा रहे हैं, कौन सा भाग हमारा स्टेबल है, बोला जा रहा है, वो सारी चीजें हम इसी में इंक्लूड कर दी है, ठीक है। इसको साथ साथ नोट करते चलेंगे, बार बार यही कह रही हूँ। और जुड़े रहिएगा सभी तरह की क्लासेस के लिए और अपने जो आपकी एक सीट हम सुनिश्चित करते हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो दृढ़ता के साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ, आगे चलते हैं इसी आशा के साथ कि आप पढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है तीसरा, मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमारा किस स्वर को बोलने में कितना मुख हमारा खुला या बंद रहा, लगभग बंद हो गया, पूरा बंद हो गया, ठीक है, वो सारे उनके बेस पे हम इसका वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख खुलने के आधार पर होते हैं हमारे पास 4 तरह के, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्धसंवृत स्वर, ठीक है। ये हमारे हो गए कितने तरह के, 4 तरह के, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। इसमें क्या होगा कि इन दोनों में मुख खुलने की पोजीशन है और इन दोनों में मुख के बंद होने की पोजीशन है। यहाँ पर खुला होगा और यहाँ पे मुख हमारा बंद होगा। अर्ध है तो आधा खुला रहेगा, अर्ध है तो आधा बंद रहेगा, ठीक है। विवृत स्वर में क्या रहता है, हमारा मुख पूरा खुला हुआ होता है। जैसे हमारा आ, हमने बोला आ तो पूरी तरह से बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने बोल दिया विवाह, विवाह, या फिर आ जा, चला, चला जा, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया, विवृत स्वर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर में मुख हमारा आधा खुला रहता है। मुख हमारा कितना रहता है, आधा खुला रहता है। आ बोला तो पूरा आ हो गया। यहाँ पे अ, अए, औ, राइट। ओ नहीं बोला हमने, क्या बोला, औ बोला। अ, अए, औ। तो हमारा मुख जो है वो कैसा रहा, आधा खुला हुआ रहा। औ तो नहीं बोला ना, औ बोला, अय बोला, अ बोला, ठीक है। तो इसलिए अर्धविवृत स्वर में क्या रहा, मुख हमारा आधा खुला रहता है, ठीक है। अनार, अनार, ऐनक, ठीक है।
औरत, एग्जाम्पल आ जाते हैं। समृत स्वर, समृत स्वर में आता है कि हमारा जो मुख है वो लगभग बंद रहता है। ई ऊ ऊ, लोग मुख हमारा कैसा रहेगा, लगभग बंद रहेगा। अर्ध समृत स्वर में क्या रहेगा, मुख आधा खुल जाता है। ए ओ, है ना, आए नहीं है, क्या है, ए और ओ, आधा खुला, आधा मुख बंद है हमारा, पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या है, मुख आधा खुला हुआ है, ए ओ, औ, सॉरी औ, तो यहाँ पे क्या है, ए और औ, ठीक है। तो यहाँ पे मुख बंद है। आए मतलब क्या होगा, जैसे हमने कह दिया, क्या कह दिया, एडी, ओ ओखली, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, अर्ध समृत स्वर। मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 4, विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्ध समृत। विवृत का मतलब है मुख हमारा खुला रहेगा, समृत का मतलब है मुख हमारा बंद रहेगा। अर्ध में दोनों में आधा खुला आधा बंद रहेगा, ठीक है। व्रत है, कैसे याद रखेंगे, विव्रत, विव्रत, समव्रत, अर्थव्रत। संव्रत है तो मतलब बंद है, विव्रत है तो मतलब खुला हुआ है, ठीक है। इतनी चीज याद रहेगी, क्लियर है इतनी चीज, यहाँ तक मैं अपेक्षा करती हूँ किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, ठीक है। आगे की बात हम करते हैं कि जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वरों की सहायता से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। मूल स्वर तो मूल स्वर है ही, किसी तरह की कोई सहायता नहीं, और मूल स्वर केवल हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। बाकी के जो स्वर है वो कैसे हैं, वो हमारे कैसे हैं, वो संयुक्त स्वर है। और संयुक्त कैसे हुए, सेम स्वर से हुए, एक जैसे स्वरों से मिलकर बने, या फिर अलग अलग तरह के स्वरों से मिलकर बने। तो उसी के बेस पर हम अपने स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। उन स्वरों को हमने बांट दिया पूरे स्वरों को 2 प्रकार, विभाजन, स्वरों का विभाजन, ठीक है। तो स्वरों का जो विभाजन है वो होता है हमारा 2 प्रकार का। पहला होता है सजातीय और दूसरा होता है विजातीय। पहला होता है सजातीय स्वर और दूसरे होते हैं विजातीय स्वर, सॉरी विजातीय स्वर। यहां पर जब कोई स्वर एक जैसे ही स्वरों से मिलकर बने, जब स्वर एक जैसे स्वरों से मिलकर बने, स्वरों से मिलकर बने, उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं, उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे, जैसे हमारा हो गया आ को जब हमने लिखा, आ को हमने कैसे लिखा, अ प्लस अ लिखा, तो हमारा मिलके क्या बना, आ बना। हमने लिखा ई, बड़ी ई, तो ये हमारा कैसे बना, ई प्लस ई, ठीक है। हमने फिर लिखा ऊ, ये हमारा कैसे बना, ऊ प्लस ऊ, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्वर आए हैं वो एक जैसे आए हैं, कोई अंतर तो नहीं है, दोनों को मिला के हमने एक बड़ी मात्रा बना दी, तो हमने उनको क्या कह दिया, सजातीय स्वर। अब हमारे आते हैं विजातीय स्वर, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, विजातीय स्वरों की। तो विजातीय स्वर कौन से होते हैं कि जब स्वर एक जैसे ना हो, एक जैसे स्वर ना हो, यानी कि एक जैसे क्यों लिखेंगे, फिर अलग अलग लिखेंगे हम, है ना, अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हुए स्वर, अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हुए स्वर, ठीक है। ये कौन कौन से हो गए, अब हमारे पास 3 स्वर तो ये आ गए, राइट। बाकी के हमारे पास कौन से आ जाते हैं, और 4 स्वर हमारे पास, मूल स्वर हमारे पास आ ही जाते हैं। चलिए मूल स्वर भी हम लिख लेते हैं। मूल स्वर कौन से आ जाते हैं, जिन्हें बोलने में किसी भी तरह की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम मूल स्वर कहते हैं। और हमारे मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और री, ठीक है जी। 4 मूल स्वर ये हो गए।
तीन हमारे स्वर ये आ गए। अब इधर आ जाइए, अब हमारे पास आता है अय, अय, ओ, औ। ठीक है, ए अय ओ औ। ठीक है, अब इनको कैसे कैसे मिला के बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ए जो मिलकर बनता है वो बनता है अ प्लस ई। ठीक है, आ प्लस ई। उसके बाद हमारा अय एक मात्रा आ गई, तो आ प्लस ए। राइट, एक हमारी क्या आ गई, मात्रा आ गई, तो आ प्लस ए। अब आता है ओ, तो ओ कैसे बनता है, आ प्लस उ। और अ कैसे बनता है, आ प्लस उ। राइट, इतनी चीज क्लियर है। ये हमारे क्या हुए, संयुक्त स्वर। इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं दोनों। और संयुक्त स्वर हमारे दो तरह के होते हैं। स्वरों का विभाजन किया जाता है सजातीय स्वर में और विजातीय स्वर में। जब स्वर एक जैसे स्वरों से मिलकर बने तो उनको सजातीय स्वर कहते हैं, आ ई उ। जब विजातीय स्वर अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हुए स्वर जो होते हैं उनको हम विजातीय स्वर कहते हैं, ए ऐ ओ औ। अ प्लस ई, आ प्लस ए, आ प्लस उ, आ प्लस उ। इतनी चीज क्लियर है। ये बात हो गई हमारे स्वरों के विभाजन की। तीनों प्रकार का विभाजन हमने समझ लिया, सीख लिया, नोट कर लिया। ठीक है, अब आपको इसे क्या करना है, रिवाइज करना है, बार 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 रिवाइज करना है। री को हमने समझ लिया, री क्या होता है। ठीक है, एक टॉपिक हमारा आता है अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण, ये अतिरिक्त वर्ण होते हैं हमारे तीन प्रकार के। अतिरिक्त वर्ण कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन से, पहला होता है अनुनासिक, दूसरा होता है अनुस्वार, अनुनासिक एक एक को लिखते चलेंगे, फिर होता है अनुस्वार, और फिर होता है विसर्ग। ठीक है, हमने अयोगवाह पढ़े थे, तो अयोगवाह में हमने क्या पढ़ा था, अनुस्वर और विसर्ग पढ़ा था। ठीक है, वो तो हमारे अयोगवाह हो गए। और हमने बताया था कि अयोगवाह जो कहा गया था वो किसने कहा था, वो कहा था किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने इनको अयोगवाह कहा था, क्योंकि ना तो वो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, बल्कि स्वरों की भी सहायता करते हैं और व्यंजनों की भी सहायता करते हैं किसी भी शब्द के अर्थ को पूरा करने में। ठीक है, तो उनको हमने क्या कहा था, अयोगवाह कहा था। अब यहाँ पे जो अनुनासिक है वो कैसे डिनोट किया जाएगा, चंद्र बिंदु के साथ। अनुस्वर या अनुस्वार भी इसको कह देते हैं, अनुस्वर भी कहते हैं। ये डिनोट किया जाता है बिंदी से। किसी भी वर्ण के साथ अगर आप एक बिंदी डॉट लगा देते हैं। विसर्ग क्या होता है, किसी वर्ण के पीछे लगाया गया ये वाला शब्द, ये हमारा क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। ये हमारा अनुनासिक, ये हमारा अनुस्वार और ये हमारा विसर्ग। ठीक है, विसर्ग क्या करता है कि जो भी हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें जब भी हम विसर्ग लगाते हैं तो उनके जो शब्द होता है उसका उच्चारण क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, उसका उच्चारण बदल जाता है। क्लियर है इतनी बात करते हैं। सबसे पहला अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वायु का प्रभाव होता है ना। कुछ चीजों को हम नाक से बोलते हैं, कुछ चीजों को हम मुख से बोलते हैं, तो सारा प्रभाव किसका रहता है, वायु का प्रभाव रहता है। ठीक है, प्राणवायु का प्रभाव रहता है। कहीं पर कुछ चीजों को हम बोलेंगे तो प्राणवायु हमारी नाक से कम रहेगी, मुख से ज्यादा होगी, कहीं पे मुख से ज्यादा होगी, नाक से कम रहेगी। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे हम अनुनासिक की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नाक से जो प्राणवायु है ना, प्राणवायु जो होगी हमारे यहाँ पे नाक से कम होगी, नाक से कम और मुख से ज्यादा, मुख से ज्यादा। आप बोल के देखेंगे चांद, है ना, चांद के साथ हम चंद्रबिंदु लगाते हैं। आप बोल के देखेंगे चांद, तो चांद में जो अंग वाला साउंड आ रहा है वो नाक से कम आता है और मुख से ज्यादा आता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। यहाँ पे अनुस्वार की हम बात करते हैं, तो अनुस्वार हमारा क्या होगा, अनुस्वार में क्या होता है, नाक से अधिक आवाज आती है। ठीक है, नाक से, सॉरी, नाक से अधिक और मुख से कम।
ठीक है। अब कोई भी एक अंक की बिंदी के साथ जो भी हमारा वर्ड आता है, जैसे हम कहते हैं अंगूर, अंगूर को और चांद को बोलने में कितना फर्क है। हमने चांद नहीं बोला, हमने चांद बोला, तो मुख से ज्यादा आवाज आ रही है। हमने अंगूर बोला है तो नाक से ज्यादा जो हमारी श्वास है या वायु है वो निकल रही है। ठीक है, तो अंगूर मुख से कम वायु निकली, चांद मुख से ज्यादा वायु कम मुख से ज्यादा वायु निकली। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब ये आता है विसर्ग। विसर्ग हमारा यूज किया जाता है संस्कृत में। संस्कृत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाला। ठीक है, प्रयोग किए जाने वाले, इनको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे हमको लिखना होता है कभी कभी मिहि, तो हम ऐसे लिख देते हैं, इसके साथ संधि जोड़ दीजिए तो ये फिर संधि हो जाती है ना, लेकिन हमें केवल इतना पढ़ना है आगे। तो ये हमारा क्या हो गया, नहीं हो गया। हमने लिखा दुस, तो हमने ऐसे विसर्ग लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा पोज दे देते हैं किसी भी बात को बोलने में, या उसके प्रभाव को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किसी एक वर्ण के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारे आयोगवाह, मैंने वो पहले भी लिखवा दिया था, दोबारा से बता देती हूँ। आयोगवाह हमारे दो होते हैं, अंग और अहा। किसने इनको नाम दिया था, इन्होंने कहा, इनको नाम दिया गया था आयोगवाह किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा। इनको आयोगवाह कहा गया। ना तो ये स्वर होते हैं और ना ये व्यंजन होते हैं, बस दोनों की क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अगली क्लास जो होगी वो होगी हमारी व्यंजन। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरे जोश के साथ पढ़ते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।